बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हसन बुखारी और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, ये वीडियो मैं अपने पीटीसीएल के उन रिटायर्ड मुलाजमीन के लिए बना रहा हूँ जो मेरे एक्स एम्प्लॉयज़ भी हैं और दोस्त भी हैं। 10 जुलाई 2025 को सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आया जिसके मुताबिक वो तमाम मुलाजमीन पीटीसीएल के एम्प्लॉयज़ रिटायरीज जो टीएनटी के ज़माने में भर्ती हुए और उसके बाद वो ट्रांसफ़र हुए पीटीसी में और उसके बाद फिर वो ट्रांसफ़र हुए पीटीसीएल में और वो रिटायर्ड हुए सुपरएनुएशन पे जाके उनके टर्म्स एंड कंडीशन जो थे उनके बारे में ये फैसला था कि वो प्रोटेक्टेड हैं और गवर्नमेंट की वो तमाम इंक्रीजेस जो गवर्नमेंट अपने वफाकी मुलाजमीन को देती है वो उनके इंटाइटल हैं और उनको मिलनी चाहिए। बहुत सारे मुलाजमीन ऐसे थे जो कि 60 साल की उम्र में रिटायर हुए, लेकिन पीटीसीएल की इंतज़ामिया ने और पीटीटी ने उनको कंपनी का एम्प्लॉय बनाकर उनके जो बेनिफिट थे वो रोके हुए थे और उनकी जो इंक्रीजेज थी पेंशन की वो अपनी मर्जी से जो पीटीटी का बोर्ड डिसाइड करता था उसके मुताबिक वो देते थे। तो पूरे पाकिस्तान में मुख्तलिफ जगहों पे मुख्तलिफ पेंशनर्स ने जो पीटीसीएल के रिटायरीज थे और टीएनटी के ज़माने में भर्ती हुए थे उन्होंने पटिशन फाइल की हुई थी। वो सारी पटिशन अपीलों में जाके सुप्रीम कोर्ट में पहुंची हुई थी और तमाम वो अपीलें उन्होंने क्लब करके उसको इकट्ठा किया और क्लब किया और उनका फैसला जो है 10 जुलाई 2025 को अनाउंस किया। जस्टिस याया अफरीदी की सरबराही में जो बेंच था उसमें उन्होंने और ये 2-1 की अक्सरियत से ये फैसला जो था वो अनाउंस हुआ 10 जुलाई को। उसमें ये डिसाइड किया गया कि तमाम वो मुलाजमीन जो टीएनटी के ज़माने में पीटीसीएल में भर्ती हुए थे वो गवर्नमेंट के कॉन्ट्रैक्ट पे थे और उसके बाद 91 का जो पीटीसी एक्ट 1991 था उनकी सेक्शन 9 के तहत उनको वो उनकी जो टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ सर्विस थे उनको प्रोटेक्ट किया गया था और उसके बाद 96 का जो पीटीसी रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1996 था उसकी सेक्शन 36 के मुताबिक उनको प्रोटेक्शन हासिल थी और वो उनके टर्म्स एंड कंडीशन प्रोटेक्टेड थे और कंपनी जो थी उनकी टर्म्स एंड कंडीशन को ऑल्टर नहीं कर सकती थी, एडवर्सली अफेक्ट नहीं कर सकती थी। तो ये फैसले बहुत सारे अदालतों में आते रहे, बार बार आते रहे। मसूद अहमद भट्टी का एक लैंडमार्क डिसीजन था जिसने इस का फैसले इस टर्म्स एंड कंडीशन की जो हमारे राइट्स थे उनको एस्टेब्लिश किया था। उसके बाद फिर मुसलसल काफ़ी फैसले आए और अल्टीमेटली ये 10 जुलाई को जो फैसला था उसमें ये फाइनली डिसाइड हो गया कि पीटीसीएल के वो तमाम मुलाजमीन जो कि टीएनटी के ज़माने में भर्ती हुए थे वो इस चीज़ के एंटाइटल हैं कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जब अपनी वफाकी मुलाजमीन की पेंशन में इंक्रीज करती है तो वही सेम पेंशन जो है वो उनको मिलनी चाहिए, वो तमाम बेनिफिट उनको मिलने चाहिए। इस फैसले के आने के बाद बहुत सारे पीटीसीएल के जो रिटायरीज हैं, अगर 40,000 की अगर रिटायरीज हैं तो उनमें तकरीबन 80% जो हैं वो वीएचएस ऑप्टीज हैं जो वीएचएस की बुनियाद पे जिन्होंने रिटायरमेंट ली थी। इस फैसले में एक पैरा नंबर 22 या अफरीदी साहब ने लिखा जिसमें उन्होंने ये लिखा कि क्योंकि वीएसएस वाले जो एम्प्लॉयज हैं उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दिया है और कॉन्ट्रैक्ट जो साइन किया है तो उससे वो अपने पुराने जो टर्म्स एंड कंडीशन थे जो किसी स्टैट्यूटरी प्रोटेक्शन की वजह से, स्टैट्यूटरी लॉ की वजह से, प्रोविजन की वजह से जो प्रोटेक्टेड से उससे अपने आप को डीलिंग कर चुके हैं और वो ये क्लेम नहीं कर सकते। इस पैरे ने और इस किस्म की जजमेंट में जो ऑब्जर्वेशन थी जो रिकॉर्ड हुई उसने बहुत ज़्यादा उन मुलाजमीन में जो कि वीएसएस ऑप्टिस थे और रिटायर थे और उन्होंने पीटीसीएल से ख़ास तौर पे 2008 वाले रिटायरीज जो 2008 से केसेस को लड़ रहे थे उनमें बड़ी मतलब एक तशवीश आई और वो परेशान हुए कि ये फैसला उनके हक में नहीं आया और इससे उनके वो जो तमाम जो जंग थी 2011 से 2010 से उन्होंने शुरू की थी वो अल्टीमेटली उनके फ़ायदे में नहीं बल्कि उनकी एडवर्सली अफेक्ट कर रही है। मैं इससे इख्तलाफ करता हूँ। मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस पैरा नंबर जो 22 है इसके अंदर
जिन पिटिशनर का जिक्र किया गया है, जिन्होंने वीएस अडॉप्ट किया था, ये वो पिटिशनर्स हो सकते हैं जो कि 2014 या 2016 में वीएसएस लेके उन्होंने रिटायरमेंट या फुल बेनिफिट लिया, या उनका मुझे उसकी डिटेल पता नहीं है, लेकिन ये वो हो सकते हैं जिन्होंने बाद में क्लेम किया हो कि हमें भी पेंशन मिले। लेकिन 2008 के जो वीएसएस वाले ऑप्टिक्स थे, उनका एक कॉम्प्रिहेंसिव डिसीजन आ चुके हैं, उसमें किसी किस्म की दो राय नहीं है। वो पेंशनर जो 2008 में जिन्होंने केस फाइल किया, वो पिटिशंस जो थी 2011 में वो फैसला आया, वो इकबाल हमीदुर रहमान की अदालत में वो केस फाइल हुआ, उसमें पीटीसीएल के वो मुलाजिमीन जो सप्रेनेशन पे रिटायर हुए, जिनमें आरिफ मोहम्मद आरिफ और उनके साथ उनके साथी थे, इसके अलावा फिदा हुसैन और इसके अलावा बहुत सारे और पिटिशनर्स ऐसे थे जो वहाँ पिटीशन फाइल किए, और इकबाल हमीदुर रहमान जो चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट थे, उन्होंने उनके हक में फैसला दिया कि ये तमाम के तमाम जो टीएनटी के ज़माने में भर्ती हुए थे और वो पेंशन ड्रॉ कर रहे हैं पीटीटी से, वो तमाम एंटाइटल्स हैं। इस इन पिटीशन में क्योंकि नंबर ऑफ पिटीशन थे, नंबर ऑफ पिटीशनर्स थे, उनमें से ज़्यादा तादाद उन पिटीशनर्स की थी जो वीएसएस ऑप्टिक्स थे और उन्होंने 2008 में पेंशन ली थी। उन्होंने अपने डॉक्यूमेंट जमा करवाए थे, उन्होंने अपने डॉक्यूमेंट के अंदर अपने जो पीपीओ नंबर थे वो इन डिटेल लिखे थे, उन्होंने रेफरेंस दिया था कि हम वीएसएस की बुनियाद पे हम रिटायर हुए हैं और पेंशन ले रहे हैं। उसके बाद इकबाल हमीदुर रहमान ने ये फैसला जो था, मैं उसकी डेट आपको बताता हूँ कि ये फैसला इकबाल हमीदुर रहमान ने 21/12/2011 को दिया। सिंगल बेंच का ये फैसला था जो तमाम उन पिटिशनर्स के हक में आया जो पीटीसीएल से रिटायरीज थे, इंक्लूडिंग वीएसएस रिटायरीज। अब पीटीसीएल ने इस फैसले को चैलेंज किया डिवीजन बेंच में, जिसमें दो जजेस थे, जिसमें उस सीनियर जज थे उस वक्त रियाज अहमद खान साहब जो हेड कर रहे थे इस बेंच को, और उनके साथ नूरुल हक कुरैशी साहब थे। इस डिवीजन बेंच ने भी इस जो जजमेंट थी इकबाल हमीदुर रहमान को, उसी को इंटैक्ट रखा, और ये फैसला जो था वो 17/3/2014 को उन्होंने फैसला किया और पीटीसीएल की यह अपील उन्होंने डिसमिस कर दी। पीटीसीएल ने इस डिवीजन बेंच की डिसमिसल के ऊपर दोबारा अपील सुप्रीम कोर्ट में की, और सुप्रीम कोर्ट के 3 मेंबर बेंच ने 12/6/2015 को फैसला दिया, जिसमें चीफ जस्टिस जस्टिस नसरुल मुल्क थे, और उसके अलावा जस्टिस गुलजार अहमद थे और जस्टिस मुशीर आलम थे। इन 3 जजेस ने भी फैसला उन तमाम जो थे रिटायरीज, इंक्लूडिंग वीएसएस रिटायरी 2008 वाले और सप्रेनेशन वाले, उनके हक में फैसला दिया, और उन्होंने वो अपील भी डिसमिस कर दी। इस अपील के अगेंस्ट पीटीसीएल ने और पीटीटी ने एक रिवीजन अपील फाइल की, और वो रिवीजन अपील का जो फैसला था वो 17/5/2017 को 17/5/2017 को वो अपील का फैसला हुआ और वो डिस्पोज हो गई। जब ये फाइनली ऑर्डर लिखवाया जा रहा था, तो उस वक्त पीटीसीएल के वकील जो थे खालिद अनवर, उन्होंने एक नया पॉइंट उठा दिया और उन्होंने कहा कि जी इनमें से कुछ पिटिशनर्स ऐसे हैं जिन्होंने वीएसएस अवेल किया था, और वो इस पेंशन के एंटाइटल नहीं थे कि वो गवर्नमेंट वाला क्लेम कर सकें, क्योंकि एक कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दिया था। इसलिए उन्होंने अपने ये जो फैक्ट्स थे, ये जो अपना स्टेटस था, उन्होंने कंसील किया, फ्रॉडुलेंटली कंसील किया, और इस बुनियाद पे हमें ये ऑप्शन दिया जाए कि हम 12(2) सीपीसी की एप्लीकेशन मूव करें कि हमारे जो यह फैसला जो है नीचे अदालतों में, उन्होंने जो पिटिशनर्स थे वीएसएस ऑप्टीज और जो वीएसएस पिटिशनर्स थे पेंशनर्स थे, उन्होंने फ्रॉडुलेंटली ये फैसला अदालत को धोखा देकर और डॉक्यूमेंट को टेम्पर्ड करके उन्होंने ये फैसला हासिल किया है। इस लेटर स्टेज के ऊपर जब सिंगल बेंच ने फैसला पिटिशनर्स के हक में, पेंशनर्स के हक में दे दिया था, फिर डिवीजन बेंच ने दे दिया था, फिर सुप्रीम कोर्ट में अपील में जो थे 3 मेंबर बेंच ने फैसला दे दिया, तो डिवीजन के स्टेज के ऊपर जाके ये ऑप्शन अवेल करना और अदालत का ये ऑप्शन देना बड़ा हैरान कुन था। लेकिन अदालत ने
खालिद अनवर साहब को ये ऑप्शन दिया कि ठीक है, आप अगर ये समझते हैं कि आप के इस फैसले में नीचे कहीं पिटिशनर्स ने कोई धोखा दिया है, तो आप 12 लोग की एप्लीकेशन मूव कर सकते हैं। ये एप्लीकेशन उन्होंने मूव की और वो एप्लीकेशन शुरू में सुप्रीम को अपना इस्लामाबाद हाई कोर्ट में फाइल हुई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इसको ये कह के डिसमिस कर दिया कि क्योंकि फाइनल कोर्ट ऑफ जजमेंट जो है वो सुप्रीम कोर्ट है, तो ये सुप्रीम कोर्ट में फाइल किया जाए। ये दोबारा सुप्रीम कोर्ट में एप्लीकेशन फाइल की गई। सुप्रीम कोर्ट ने इन फाइल्स को, इन एप्लीकेशन को दोबारा इस्लामाबाद हाई कोर्ट और पेशावर हाई कोर्ट में रिमांड कर दिया और भेज दिया कि जी आप इनको फैसला करें। असल फैसला जो है वो हाई कोर्ट्स करेंगे। तो ये फैसला 8 मई 2025 को जो थी अपना 12-2 की एप्लीकेशन, मोहसिन अख्तर कियानी साहब जस्टिस जो थे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, उन्होंने फैसला दिया और उन्होंने वो 12-2 की एप्लीकेशन भी डिसमिस कर दी। अब कहना ये है, जो मैं वाजे करना चाहता हूँ कि पीटीसीएल के वीएस ऑप्टीज की पेंशन का केस जो है और उनकी इंटाइटलमेंट का केस बड़े कॉम्प्रिहेंसिवली लीगल तमाम जो ऑप्शन थे जो पीटीसीएल ने अवेल करने थे वो करके फाइनली जो है वो सुप्रीम कोर्ट से डिसाइड हो चुका है। उसमें किसी किस्म की कोई दूसरी राय नहीं है। पीटीसीएल की वो एप्लीकेशन जिसमें उन्होंने ये कहा कि हमें जो है 12-2 का ऑप्शन दिया जाए, क्योंकि वीएसएस ऑप्टिस ने उनको फ्रॉडुलेंटली जो है नीचे अदालतों को धोखा देके अपने हक में फैसला दिया है। जस्टिस जो हैं अपना कियानी, मोहसिन अख्तर कियानी साहब, उन्होंने अपनी इस जो एप्लीकेशन थी उसको डिस्पोज ऑफ करते हुए, उसको डिसमिस करते हुए पैरा 7 से लेकर पैरा 24 तक बड़ी कॉम्प्रिहेंसिवली इस चीज को डिस्कस किया। अब अपनी ऑब्जर्वेशन में उन्होंने ये चीज बताई कि पीटीसीएल ने हर स्टेज पे, पीटीईटी ने हर स्टेज पे वीएसएस के ऑप्टिस को अपनी अदालतों के अंदर डिस्कस किया है और उनके सामने ये केस के लेके, अदालतों के सामने ये कहीं भी छुपा हुआ केस नहीं था। और बहुत सारे जो पिटिशनर्स थे इन इस केस में, जो जिस केस का रिव्यू पिटिशन में फैसला हुआ, वो ज्यादा तादाद जो थी वो वीएसएस ऑप्टिस की थी। उनके तमाम डॉक्यूमेंट इन उसमें लगे हुए थे, उनकी पिटिशन के साथ लगे हुए थे, इसलिए कहीं भी ये चीज कंसील्ड नहीं थी। बड़ी कॉम्प्रिहेंसिव, बड़ी लॉजिकल डिस्कशन के साथ उन्होंने अपने ये जो ऑब्जर्वेशन रिकॉर्ड की अपनी जजमेंट के अंदर, और वो जो एप्लीकेशन थी 12-2 की 8 मई 2025 को उन्होंने डिसमिस कर दी। और डिसमिस करने के बाद पीटीसीएल और पीटीईटी के बाद अब कोई ऑप्शन मजीद नहीं बचा कि वो इस फैसले के अगेंस्ट कहीं जा सकें। तो मैं अपने वीएसएस के तमाम दोस्तों से जो 2008 में रिटायर हुए हैं, उनको ये एश्योरेंस भी देना चाहता हूँ और उनकी हौसला अफजाई भी करना चाहता हूँ और ये बताना चाहता हूँ कि कानूनी तौर पे पीटीसीएल ने वो तमाम ऑप्शन जो हैं वो ले लिए हुए हैं, जिसकी बुनियाद पे वो वीएसएस रिटायरीज के ऊपर कोई ये अलेज कर सकते थे, ये एलिगेशन लगा सकते थे कि वो जो है उन्होंने कहीं फ्रॉड करके अदालतों से फैसला ले लिया। ये फैसला सिंगल बेंच ने वीएसएस रिटायरीज और पेंशनर के हक में दिया, डिवीजन बेंच ने उनके हक में दिया, सुप्रीम कोर्ट के 3 मेंबर बेंच ने उनके हक में दिया और फिर रिव्यू पिटीशन में भी उनके हक में आया। और उसके बाद अगर उन्होंने कोई 12-2 की एप्लीकेशन लेके इसको मजीद करने की कोशिश की और इसको रजिस्ट करने की कोशिश की, तो वो एप्लीकेशन भी डिसमिस हो चुकी हैं। और वीएसएस के वो रिटायरीज जिन्होंने 2008 में वीएसएस लिया था और पेंशन उन्हें मिली थी, उसके नतीजे में वो पेंशन के जितने भी कैलकुलेशन थी वो गवर्नमेंट की पेंशन के रूल्स के मुताबिक थी। और वो वीएसएस जो था वो रूल्स और रेगुलेशन जो गवर्नमेंट की पेंशनर्स की हो सकती हैं उनके मुताबिक उनको पेंशन ग्रांट की गई थी। और अगर कहीं कोई कॉम्प्रोमाइज किया था तो उन्होंने अपनी पे एंड अलाउंसेस को कॉम्प्रोमाइज किया था और रिमेनिंग सर्विस को कॉम्प्रोमाइज करके उन्होंने वीएसएस अवेल किया था। जहाँ तक पेंशन का तल्लक है, पेंशन रूल का तल्लक है, बिल्कुल सेपरेट हैसियत रखते हैं और वो अप्लाई हुए थे, उनके मुताबिक पेंशन ली गई थी। इसलिए वो तमाम इंक्रीजेज जो विफाकी हुकूमत
अपने रिटायर्स को देती हैं पीटीसीएल के वो तमाम पेंशनर जो जिन्होंने वीएसएस लिया और पेंशन पे हैं, या वो पेंशनर जिन्होंने सुपरएनुएशन पे जाके पेंशन ली, वो भी उसके इंटाइटल्ड हैं सेम उसी तरीके से जिस तरह गवर्नमेंट के रिटायरी। और ये जो पॉइंट है ये बहुत कॉम्प्रिहेंसिवली एलेबोरेट होकर अदालतों के अंदर डिस्कस हो चुका है। मोहसन अख्तर कियानी ने ये कहा कि ये किसी भी एक, तो उन्होंने ये कहा कि ये लेटर स्टेज पे जाके ये फैसला होना उन्होंने लिया है, जबकि सिंगल बेंच के स्टेज पे उन्होंने ये बात डिस्कस नहीं की, जबकि उनके पास ये ऑप्शन था कि वो सिंगल बेंच की जो आर्गुमेंट्स थे, जो प्रोसीडिंग्स थी, उनके दौरान वो ये मामला उठाते कि जनाब इसमें नंबर ऑफ पिटिशनर ऐसे हैं जो वीएसएस ले चुके हैं या कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन कर चुके हैं, तो वो इस इंक्रीज के इंटाइटल नहीं है। उन्होंने वहां ये मसला नहीं उठाया, लेकिन उन्होंने अपनी जो रिटर्न स्टेटमेंट सिंगल बेंच में जमा करवाई या डिवीजन बेंच में जमा करवाई, उन्होंने इस चीज का तस्करा किया कि इन पिटिशनर्स में बहुत सारे पिटिशनर ऐसे हैं जिन्होंने वीएसएस लिया हुआ है और एक बहुत हैवी अमाउंट जो है उनकी पेमेंट में दी गई है, इसलिए अगर मजीद उनको देने की पेमेंट दी गई तो महकमे पे बहुत बर्डन आएगा। लेकिन कहीं भी ये आर्गुमेंट उन्होंने नहीं किए कि ये इंटाइटल नहीं है, इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया है, इनके टर्म्स एंड कंडीशन जो सिविल सर्वेंट वाले थे वो मतलब है उससे वो टर्मिनेट हो चुके हैं। तो इस तरह की कोई डिस्कशन किसी प्लेटफॉर्म पे नहीं हुई। ये इसलिए नहीं हुई कि पीटीसीएल और पीटीटी के वकला और उनकी मैनेजमेंट ये अच्छी तरह जानती थी कि 2008 का जो वीएसएस है उसकी जो पेंशन है वो प्योरली गवर्नमेंट के रूल्स रेगुलेशंस के मुताबिक कैलकुलेट की गई है और वो तमाम पेंशनर उन तमाम इंक्रीजेस के एंटाइटल्ड हैं जो गवर्नमेंट अपने विफाकी मुलाजिमीन को देती है। ये चीज मौजूद थी और उसके मुताबिक आप दूसरी चीज इसके सबूत में ये भी है कि जब हमारी पेंशन 2008 में वीएसएस के नतीजे में कैलकुलेट की गई तो उसमें 2004 की गवर्नमेंट की इंक्रीज, 2005 की गवर्नमेंट की इंक्रीज, 2006 की और 7 की गवर्नमेंट की इंक्रीज जो थी वो उसमें शामिल करके पेंशन को कैलकुलेट किया गया था। उस वीएसएस लेने के बाद जब पहली जून में जब बजट अनाउंस हुआ तो उसमें गवर्नमेंट ने फिर इंक्रीज अनाउंस की, वो इंक्रीज भी उन्होंने गवर्नमेंट के उसी नोटिफिकेशन एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन के उसी नोटिफिकेशन के नतीजे को उसी नोटिफिकेशन को इंडोर्स करते उन्होंने वो इंक्रीज इन तमाम पेंशनर्स को, चाहे वो सुपरएनुएशन पे रिटायर हुए थे चाहे वो वीएसएस लेके रिटायर हुए थे, उन तमाम को ग्रांट की, 2009 में भी ग्रांट की। और 2010 में ये डिस्प्यूट सामने आया क्योंकि उस वक्त पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने 25% मेडिकल अलाउंस अनाउंस किया था और ये कंफ्यूजन फैल गई थी कि पीटीसीएल बताते खुद अपने एम्प्लॉयज को एक मेडिकल फैसिलिटी देता है, उस फैसिलिटी की मौजूदगी में वो 25% अलाउंस क्यों दे। ये एक मामला था जो कि अलहदा से किसी डायलॉग के जरिए हल हो सकता था, लेकिन पीटीसीएल ने अलाउंस रोकने के लिए उन्होंने पूरे के पूरा जो एक प्रैक्टिस चल रही थी 96 से ऑनवर्ड उसको कैंसिल किया, उसको टर्मिनेट किया और एक नया उन्होंने प्ली ले लिया कि क्योंकि ये वीएसएस से रिटायरीज हैं और ये कॉन्ट्रैक्ट साइन कर चुके हैं इसलिए वो और ये सरासर धोखा था। ये सरासर धोखा था क्योंकि वीएसएस का जो ऑप्शन था या वीएसएस की जो स्कीम थी उसके टर्म्स एंड कंडीशन में कहीं भी ये बात नहीं लिखी गई थी कि इसको अवेल करने के नतीजे में आपकी पेंशन कॉम्प्रोमाइज हो जाएगी या पेंशन रूल्स कॉम्प्रोमाइज हो जाएंगे या फ्यूचर में जो पेंशन है वो पीटीटी का बोर्ड डिसाइड करेगा, गवर्नमेंट वाली इंक्रीजेस नहीं मिलेंगी। कहीं भी इस किस्म की कोई जो थी रिफ्लेक्शन नहीं थी, इसलिए पीटीसीएल के मुलाजमीन ने ये जानते हुए कि हमें पेंशन मिलेगी और गवर्नमेंट वाली इंक्रीज मिलेगी वो जो थी उन्होंने ऑप्ट किया। फर्दर मैं आपको ये बताना चाहता हूँ क्योंकि वीएसएस के जो इंटाइटलमेंट है गवर्नमेंट की इंक्रीज वाली वो इन तमाम एक लॉन्ग लिटिगेशन के नतीजे में सिंगल बेंच ने उनके हक में फैसला दिया, डिवीजन बेंच ने उनके हक में फैसला दिया, सुप्रीम कोर्ट ने उनके हक में फैसला दिया, रिव्यू पिटीशन में उनके हक में फैसला आया, तमाम ऑप्शन अवेल कर चुकी है पीटीसीएल। इसके बाद उनके पास रिवर्स होने का कोई चांस नहीं है, वो इंटाइटल है। अब ये जो 10 जुलाई 2025 की जो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आई है उसमें
पूरे पाकिस्तान के अंदर से जितनी भी अपीलें फाइल हुई थी उनको क्लब करके ये एक कंसोलिडेटेड जजमेंट अनाउंस की गई है। उसमें ये उन्होंने कह दिया है कि वो तमाम जो इंटाइटलमेंट है, तमाम स्टेजेस जो हैं, तमाम जो बेनिफिट्स हैं, पेंशनरी बेनिफिट, ये वो मुलाजिमिन जो टीएनटी के ज़माने में भर्ती हुए थे वो उसके हकदार हैं कि उनको वो मिले। अब इसके नतीजे में नए बेनिफिट जो अराइज हुए हैं वो ये हैं कि अगर इन्होंने 2001 में पीटीसीएल के उन तमाम मुलाजिमिन को जो टीएनटी के ज़माने में भर्ती हुए थे उनके स्केल को फ्रीज कर दिया था और उसके बाद उन्होंने 2005 की रिवीजन ऑफ स्केल का बेनिफिट नहीं दिया था, 2007 में रिवीजन ऑफ स्केल का बेनिफिट नहीं दिया था, तो वो बेनिफिट भी अब उनका बनता है। अब जहां उन रेगुलर जो रिटायरीज हैं उनका बनता है कि उन कोई तनख्वाहों को रिवर्स करके उस स्टेज पे लेके जाया जाए कि उनका पहले तनख्वाहें जो हैं वो 2005 की स्केल में, रिवीजन ऑफ स्केल में रिफिक्सेशन की जाए, 2007 में जाके फिर रिफिक्सेशन की जाए और फिर उनकी रिटायरमेंट तक जितने भी रिवीजन ऑफ स्केल्स आए हैं उन तमाम का बेनिफिट उसमें शामिल करके उनकी तनख्वाहों को इन्हांस करके उनकी पेंशन को कैलकुलेट किया जाए, उनकी कम्यूटेशन को पेंशन किया जाए और उसके बाद आज तक जितनी भी गवर्नमेंट ने इंक्रीजेस दी हैं 2025 तक वो भी उनको दी जाए। इसी तरह 2008 में रिटायर होने वाले जो वीएसएस पेंशनर्स हैं उनकी भी 2001 से ऑनवर्ड जितने भी बेनिफिट गवर्नमेंट ने अपने रिटायरीज को दिए हैं, 2005 की रिवीजन ऑफ स्केल या 2007 के रिवीजन ऑफ स्केल जो गवर्नमेंट ने अपने मुलाजमिन को दिए थे, उन तमाम की तनख्वाहें उन रिवीजन ऑफ स्केल के बेनिफिट में इंक्रीज होनी चाहिए और उसके बाद 2007 में उनको ये रिवीजन ऑफ स्केल मिलना चाहिए और 2008 में वो जो नई उनकी तनख्वाह होगी, इनहांस जो तनख्वाह होगी, जो पे एंड अलाउंसेस होंगे, उनके मुताबिक उनकी जो वीएसएस की पेंशन है वो कैलकुलेट होनी चाहिए और उसके नतीजे में जो एरियर है वो भी उनको मिलना चाहिए। इस नई पेंशन के नतीजे में, नई अमाउंट के नतीजे में उनकी जो कम्यूटेशन अमाउंट है उस पर भी इफेक्ट पड़ेगा क्योंकि उसकी कैलकुलेशन भी बढ़ जाएगी। अब जो 2008 में इन्होंने जो पेंशन फिक्स की या पेंशन कैलकुलेट की, उस पेंशन को कैलकुलेट जो है जो हुए होगी 2005 के रिवीजन ऑफ स्केल के बाद और 2007 के रिवीजन ऑफ स्केल का इनहांस पे एंड सैलरी की वजह से, उसके बाद उस नई पेंशन में आज तक 2025 तक जितनी भी गवर्नमेंट ने इंक्रीजेस दी हैं वो भी उनकी इंटाइटल बनती है कि वो उनको मिले। ये एक ऐसा एरियर है, ऐसा क्लेम है जो हमारा लीगली जो है वो डिसाइडेड है, कोर्ट ने डिसाइड कर दिया है। इसलिए ये फैसला जो 10 जुलाई 2025 में आया है, ये 3 मेंबर्स बेंच का फैसला है, बिल्कुल सेम इसी तरीके से जिस तरीके से 3 मेंबर बेंच का फैसला रिवीजन में 2017 में आया था। उसमें भी चीफ जस्टिस नासिरुल मुल्क मौजूद थे, इसमें भी चीफ जस्टिस नासिरुल मुल्क अपना याजब आफरीदी मौजूद है। इसलिए लेकिन ये वो पिटिशनर नहीं है, या तो ये हो कि उन पिटिशनर को इनके सामने दोबारा आया हो, इन्होंने उन्हीं पिटिशनर्स के उन फैसलों को दोबारा अमेंड कर दिया, ऑल्टर कर दिया। ये जो पिटिशनर थे कौन से थे? सम पिटिशनर्स लिखा हुआ है कि सम पिटिशनर्स ऐसे हैं इस उनके सामने जिन्होंने वीएसएस अवेल किया था। ये 2014 में वीएसएस आया, 2016 में वीएसएस आया। ये कौन से पिटिशनर थे इनकी डिटेल तो मुझे पता नहीं, लेकिन मैं ये जरूर जानता हूँ कि 2008 के जो वीएसएस पेंशनर्स हैं उनका फैसला एक तवील अदालती फाइट के नतीजे में सिंगल बेंच से लेकर रिव्यू पिटीशन सुप्रीम तक फैसला हो चुका है। उनके बेनिफिट प्रोटेक्टेड हो चुके हैं, वो इरिवर्सिबल हैं। उनमें दोबारा 2 का जो ऑप्शन था वो भी उन्होंने अवेल कर लिया। गो के मैं उससे मुत्तफिक नहीं हूं कि इस लेटर स्टेज पे जाके अदालत को, सुप्रीम कोर्ट के जजेस को उनको ये ऑप्शन नहीं होना देना चाहिए था, क्योंकि इसमें एक लिमिटेशन जो है वो एक्ट भी इसमें इन्वॉल्व होता है कि 3 साल के अंदर अंदर अगर कहीं फैसला होता है, जैसे सिंगल बेंच का फैसला हुआ, उसमें 3 साल के अंदर अंदर वो ये जो 12(2) की एप्लीकेशन थी वो फाइल कर सकते थे। लेकिन ये जाके 2017 में रिव्यू पिटीशन आई, 2011 में ये फैसला है, 2011 से लेकर 17 तक कितने 6 साल का अरसा गुजर जाता है। उसमें जाके इन्होंने ये ऑप्शन लिया और वो भी जाके सुप्रीम कोर्ट के स्टेज पे जाके लिया।
और सुप्रीम कोर्ट के सामने वो चीज जो है उन्होंने की, और उसका सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने उनको उस स्टेज पे जाके बेनिफिट दे दिया कि हाँ जी ठीक है जी आप करें। फिर भी चलें, दे दिया, सुप्रीम कोर्ट की खुद मुख्तार है, जो चाहे कर सकती हैं। तो उन्होंने ये फैसला अगर किया, उन्होंने अवेल किया, और मोहसिन अख्तर कियानी, जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने इंतहाई खूबसूरत फैसला, इंतहाई कॉम्प्रिहेंसिवली अपनी ऑब्जर्वेशन को रिकॉर्ड किया। इंशाल्लाह ताला मैं अगली वीडियो में मोहसिन अख्तर कियानी की वो ऑब्जर्वेशन जो है, जिनके ऊपर उन्होंने कॉम्प्रिहेंसिवली इसको एलेबोरेट करके डिस्कस किया है, उसके ऊपर मैं रोशनी डालूंगा कि उन्होंने कहाँ कहाँ ये बताया कि वीएसएस के जो रिटायरीज थे, ये जो पिटिशनर्स थे, इनके बारे में पीटीसीएल ने अपने तमाम स्टेजेस के ऊपर जाके इनको मेंशन किया। वो जानते थे, कहीं कोई कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट्स नहीं थी, कंसीलमेंट ऑफ डॉक्यूमेंट नहीं थी, ये बिल्कुल क्लियर कट अदालत के सामने ये पॉइंट थे, और अदालत ने इनको सामने रखकर फैसले लिए थे। वो फैसले जो थे उनमें पिटीशंस जितनी भी थी, उन तमाम पिटीशन के अंदर अदालतों में जब ये पिटीशन जाती हैं, उन पिटीशन को पढ़ते हैं, उन तमाम पिटीशन के अंदर इन्होंने अपने पीपीओ नंबर लिखे थे, अपने स्टेटस को डिक्लेयर किया हुआ था कि हम वीएसएस से रिटायरीज हैं और हमारा पीपीओ नंबर है, और पीपीओ नंबर ही वीएसएस से शुरू होता था, VSS-2008 ऑब्लिक आगे वो नंबर होता था जो उन्होंने नंबर उसको अलॉट किया होता था। तो ये सारे के सारे बिल्कुल क्लियर थे, किसी किस्म की कोई एम्बिग्यूटी नहीं थी, किसी किस्म की कोई कंसीलमेंट नहीं थी, किसी किस्म की कोई टेम्परिंग नहीं थी, कोई फ्रॉड नहीं था। तो अदालतों के सामने ये पॉइंट थे, और ये बात जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने अपनी इस जजमेंट में जो 12/2 की उसमें उन्होंने ऑब्जर्वेशन रिकॉर्ड किए, उन्होंने बड़ी डिटेल से लिखा है। इसलिए मैं अपने तमाम पीटीसीएल के पेंशनर्स को और वीएसएस पेंशनर्स को ये बताना चाहता हूँ कि हमारे फैसले अदालतों ने बड़ी तवील जंग के बाद ये डिसाइड कर चुके हैं, इसलिए वो इंटाइटल हैं, उनको इंक्रीज मिलनी चाहिए। हाँ, अगर इस 2010 अपना 25 में जो 10 जुलाई 2025 में जो फैसला आया, इसका अगर बेनिफिट लेने की कोशिश पीटीटी करेगी और वीएसएस राइट्स को अलहदा करने की कोशिश करेगी, तो हमारे पास ये ऑप्शन मौजूद हैं कि हम सुप्रीम कोर्ट में जाएं और उनसे ये कहें कि ये आपने ये फैसला रिव्यू पिटीशन में हमारे हक में किया, 12/2 को ऑप्शन दिया, 12/2 जो है वो डिसमिस हो चुकी हैं, वो जो फैसले हैं वो फाइनलिटी अटेन कर चुके हैं, वो तमाम पिटिशनर्स वो उनको और उनके तमाम स्टेटस जो है वो प्रोटेक्टेड हो चुके हैं, इसलिए उनकी इम्प्लीमेंटेशन करवाई जाए। ये जो वीएसएस रिटायरीज हैं 2014 में या 16 में, उनके टर्म्स एंड कंडीशन ही डिफरेंट थे। उनके जो वीएसएस का जो ऑप्शन वेवर फॉर्म था उसके अंदर उन्होंने मजीद थी, उनकी वो पेंशन का फार्मूला नहीं था जो पेंशन का फार्मूला 2008 के रिटायरीज के लिए था, क्योंकि यहाँ उन्होंने पीटीसीएल सर्विस रेगुलेशन को अपने इस वीएसएस के ऑप्शन में डाला हुआ था, जबकि वहाँ वो सर्विस रेगुलेशंस नहीं थी, वहाँ प्योरली गवर्नमेंट के रूल्स रेगुलेशन थे और गवर्नमेंट के पेंशन रूल्स थे। तो मेरा ख्याल है काफ़ी तवील हो गई है, तो काफ़ी हद तक मैंने कोशिश की है कि अपने दोस्तों को मैं इसकी क्लैरिटी करूं कि वो जो एक खबर फैली हुई है और वो एक परेशानी क्रिएट हुई है कि जी हमें इंटाइटल नहीं है, हमारे ये तवील जंग के बाद ये राइट एस्टेब्लिश हो चुका है कि हम तमाम वो रिटायरी जो वीएसएस लेके रिटायर होने हैं, उनकी पिटीशंस, उनके फैसले सिंगल बेंच से लेके सुप्रीम कोर्ट की अपील तक और सुप्रीम कोर्ट के रिवीजन तक डिसाइड हो चुके हैं, इसलिए उनको इंटैक्ट होना चाहिए और उसके ऊपर किसी किस्म की दूसरी राय नहीं होनी चाहिए और पीटीसीएल को इनको इम्प्लीमेंट करना चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि इतना ही शायद काफ़ी है कि मैं अपने दोस्तों को ये इंफॉर्मेशन दूँ, और इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो भी मैं बनाऊँगा जिसमें मैं मोहसिन अख्तर कियानी की जो ऑब्जर्वेशन है उसके ऊपर रोशनी डालूँगा। तब तक के लिए इतना ही, खुदा हाफिज़।